हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 30 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुणाल और अगस्त्य एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कुणाल के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान उभरी और उसने तालियों की गूंज के बीच व्यंग किया, वाह! मुझे तो लगा था कि आप अपना यह चेहरा मुझे कभी दिखाएंगे ही नहीं। मैं तो फालतू में ही दुखी हो रहा था कि अपने महान भाई के दर्शन मुझे होंगे भी या नहीं, पर आज अचानक यहाँ आने की याद कैसे आ गई? उसने थोड़ा रुककर बनावटी सोच में डूबते हुए कहा, ओह समझ गया, शायद आपके उस भगवान यानी एमजे ने आज छुट्टी दे दी होगी, तभी तो आपको यहाँ आने की फुर्सत मिली। अगस्त्य का चेहरा मायूसी से भर गया। उसने भारी आवाज में कहा, कुणाल मेरे भाई, मेरी बात तो डोंट कॉल मी भाई, मिस्टर अगस्त्य। कुणाल ने उसे बीच में ही चीखते हुए टोक दिया। अगस्त्य के शब्द गले में ही अटक गए और उसकी आंखें नम हो गई। कुणाल ने नफरत से उसकी आंखों में देखा। भाई, भाई शब्द का अर्थ समझते भी हो? अगर समझते तो अपने इन हाथों से अपने भाई की दुनिया बर्बाद नहीं करते। आपने सिर्फ अपने उस दोस्त मृत्युंजय रनावत के लिए खुद को बेच दिया जिसके आप बॉडीगार्ड बने फिरते हो। आपने अपने भाई और दोस्त के बीच में उस दोस्त को चुना, और चुनते भी क्यों नहीं? आखिर में आपका सौतेला भाई जो हूँ। दुश्मन भी इतना बुरा मेरे साथ नहीं करता जितना आपने भाई बनकर किया है। यह शब्द सुनते ही अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी ने उसके कलेजे पर वार किया हो। उसने एक गहरी और कांपती हुई सांस ली और बोला, कुणाल मेरी पूरी बात तो सुन ले, उसके बाद तुझे जो सज़ा देनी हो दे देना। मैं तेरी हर शिकायत सुनने को रेडी हूँ। अगस्त्य ने तड़प कर अपना हाथ कुणाल की तरफ बढ़ाया, पर कुणाल ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा ना, मुझे भाई मत कहना। कुणाल की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था। तुमने इस रिश्ते को तार तार कर दिया। मॉम ठीक कहती थी कि सौतेला कभी अपना नहीं होता, और तुमने आज साबित कर दिया कि वाकई खून का रिश्ता ना हो तो इंसान पीठ में छुरा घोंपने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। अगस्त्य ठिठक गया। वह निःशब्द और नम आंखों से बस उसे देखता रह गया। कुणाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका चेहरा दर्द से बुरी तरह टूट चुका था। उसने भारी और कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्यों किया आपने ये सब? क्यों? आपको पता भी है कि मैंने नैना से कितनी मोहब्बत की थी। मैं तो भोपाल ही इसलिए आया था कि आपको खुशखबरी दे सकूं कि आपके इस छोटे भाई को प्यार हो गया है। मैं चाहता था कि मेरा घर बसने से पहले आप उसे अपना आशीर्वाद दें। कुणाल ने एक ठंडी आह भरी और अगस्त्य की आंखों में नफरत से देखते हुए बोला, लेकिन देखिए ना, मेरा घर बसने से पहले ही आपने उसे उजाड़ दिया। आपके उस दोस्त उस मृत्युंजय रनावत ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, और आप खामोश खड़े तमाशा देखते रहे। क्या आपको जरा भी तकलीफ नहीं हुई अपने भाई की खुशियों को किसी और की बाहों में जाते देखकर? कुणाल ने एक कड़वी मुस्कान के साथ आगे कहा, पर होगी भी कैसे? आपने तो कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं, तो आप इस दर्द को क्या समझेंगे? जिस दिन आपको किसी से प्यार होगा मिस्टर अगस्त, और जब वो आपसे दूर चली जाए, उस दिन आपको इस तरफ का एहसास होगा। तब आपको मेरी याद आएगी कि आपने अपने भाई की खुशियाँ छीनकर कितना बड़ा पाप किया है। अगस्त का दिल धक से रह गया। जैसे ही कुणाल ने मोहब्बत छीनने की बात कही, उसकी आंखों के सामने अचानक अदिति का चेहरा घूम गया। उसका गला सूखने लगा। वह जो अब तक पत्थर बना खड़ा था, कुणाल की बददुआ सुनकर भीतर तक कांप उठा। सच में मुझे आपसे नफरत हो रही है मिस्टर अगस्त, बहुत ज़्यादा नफरत। कुणाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसके उन आंसुओं ने अगस्त के सीने में खंजर की तरह वार किया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वह अपने भाई पर कितना जान छिड़कता है यह सिर्फ वही जानता था, पर आज वही भाई उसे अपराधी मानकर नफरत कर रहा था। कुणाल के दर्द और अदिति के खोने के अनकहे डर के बीच अगस्त पूरी तरह टूट चुका था। कुणाल ने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और गहरी ठंडी सांस लेकर बोला, अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकता।
जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन आखिरी बार एक बात जरूर कहूँगा। उसने अगस्त की आंखों में घृणा से देखते हुए कहा। सुना था कि एक औरत दूसरी औरत का घर उजाड़ देती है अपने स्वार्थ में आकर, लेकिन इतिहास में अब आपका नाम भी लिखा जाएगा। दुनिया याद रखेगी कि कैसे एक भाई ने अपने दोस्त के खातिर अपने ही भाई की खुशियों का गला घोट दिया। ये शब्द अगस्त के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसके पैर लड़खड़ा गए। वह रूंधे हुए गले से चिल्लाया, ऐसा मत कह भाई, मेरी एक बार बात तो सुन ले। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मुझे कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर अगस्त। कुणाल की आवाज़ पत्थर की तरह सख्त थी। जा रहा हूँ मैं, और दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी में फिर कभी मुझे आपकी शक्ल ना देखनी पड़े। कुणाल नफरत से मुड़ा और जैसे उसने बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला, उसके कदम वहीं जम गए। सामने मृत्युंजय खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई और बेबाकी थी। वह जानता था कि अगस्त अपने भाई के प्यार में कमज़ोर पड़ जाएगा और कुणाल के कड़वे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए उसका यहाँ आना जरूरी था। जैसे ही कुणाल ने मृत्युंजय को देखा, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसकी मुट्ठियाँ खिंच गई और चेहरे पर नफरत की लहर दौड़ गई। वहीं अगस्त, जो अब तक टूट चुका था, मृत्युंजय को वहाँ देखकर हैरान रह गया। एमजे, तुम यहाँ? अगस्त के मुंह से बस इतना ही निकला। मृत्युंजय ने कुणाल की नफरत भरी नज़रों का सामना पूरी शांति से किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुणाल ने गुस्से से मृत्युंजय का कॉलर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, इतना बेशरम इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी जान लेने वाले के सामने मुंह उठाकर चले आए। मृत्युंजय का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे इस हमले का पहले से ही अंदाजा हो। उसने कोई विरोध नहीं किया। वहीं अगस्त तरफ उठा और चिल्लाया, कुणाल, ये क्या बदतमीजी है? एमजे का कॉलर छोड़ो अभी। मृत्युंजय ने हाथ के इशारे से अगस्त को चुप कराया। उसने बड़ी नजाकत और शांति से कुणाल के हाथ अपने कॉलर से हटाए और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो कुणाल। कुणाल के चेहरे पर एक तीखी और नफरत भरी मुस्कान आई। अरे वाह, यहाँ तो भाई भाई का बड़ा गहरा खेल चल रहा है। जो मेरा सौतेला है वो अपना होकर भी भाई न बन सका, और तुम, जिससे मेरा नफरत के सिवा कोई रिश्ता नहीं है, वो मुझे भाई कह रहा है। ये नौटंकी बंद करो मिस्टर अनावत, तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। मृत्युंजय ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही सधे हुए स्वर में कहा, 1 साल, बस 1 साल। यह सुनकर कुणाल ठिठक गया। उसकी भवें तन गई। क्या मतलब? क्या 1 साल? मृत्युंजय ने अपनी नजरें फेर ली और खिड़की की तरफ चेहरा घुमा लिया। उसके दोनों हाथ जैकेट की जेब में थे, जैसे वह अपने कांपते हाथों को छुपा रहा हो। उसने खुद को मजबूत किया और बोला, 1 साल बाद तुम्हारी नैना तुम्हारे पास होगी कुणाल, क्योंकि हमारी शादी सिर्फ 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, या यूँ कहे कि कुछ महीनों का। कुणाल सन्न रह गया। उसके चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई, जैसे मरते हुए को जिंदगी मिल गई हो। क्या सिर्फ 1 साल? मैं तो उसके लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। फिर यह 1 साल क्या है? मृत्युंजय के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तर गई। उसने बिना कुणाल की तरफ देखे कहा, यह तो और भी अच्छी बात है। तो फिर 1 साल तो बहुत छोटा वक्त है। अपनी उस मोहब्बत का इंतज़ार तो तुम कर ही सकते हो, जिसे पाने का आज तुम इतना बड़ा दावा कर रहे हो। मृत्युंजय के इन शब्दों में एक अनकहा दर्द था। कुणाल ने अपनी आंखों में सवाल लेकर मृत्युंजय की ओर देखा और पूछा, जब तुम्हें उसे 1 साल बाद छोड़ना ही था, तो तुमने उससे शादी क्यों की? हमारी हंसती खेलती मोहब्बत को बर्बाद क्यों किया? मृत्युंजय का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसने कड़क आवाज़ में कहा, शादी क्यों की, कैसे की, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। या फिर तुम्हें अपनी मोहब्बत पर शक है कि 1 साल बाद वह तुम्हारे काबिल होगी भी या नहीं? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर मृत्युंजय रनावत, कुणाल चिल्लाया। मुझे अपनी नैना पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। वह तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती होगी। तुम्हारी मौजूदगी से भी उसे नफरत होती होगी। अगस्त ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। वह कुणाल को चुप कराना चाहता था, पर मृत्युंजय की सख्त नज़रों ने उसे रोक रखा था। मृत्युंजय ही जानता था कि इस वक्त वह अपने सीने में कितनी आग दबाए खड़ा है। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, अगर इतना ही विश्वास है तो इस विश्वास को थामे रखो और 1 साल इंतज़ार करो। 1 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अगस्त की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, और हाँ,
अपने भाई अगस्त से नफरत मत करो। उसने तुम्हारे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया है। बस यूँ समझ लो कि मैंने उसके सामने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी थी कि उसे मजबूरन मुझे चुनना पड़ा, वरना वह तुम जैसे भाई को क्यों धोखा देगा जिसमें उसकी जान बसती है। कुणाल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अगस्त की आंखों में नमी उतर आई थी। वह देख पा रहा था कि मृत्युंजय आज उसके लिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। कुणाल ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, हो गया तुम्हारा? तो एक बात और जानना चाहूँगा। अगर मैं 1 साल तक नैना की नज़रों से दूर रहा तो क्या गारंटी कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो? नहीं मिस्टर मृत्युंजय रनावत। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। तब इस खेल में मज़ा नहीं आएगा। जैसे तुम नैना की नज़रों के सामने रहते हो वैसे ही मैं भी उसकी नज़रों के सामने रहना चाहता हूँ। 24 घंटे ना सही, पर दिन में 1-2 घंटे ही सही, ताकि मैं अपनी मोहब्बत को उसके दिल में जिंदा रख सकूँ। यह सुनते ही मृत्युंजय की मुट्ठियाँ भिज गई और उसके जबड़े कड़े हो गए। उसका चेहरा खौफनाक हद तक डार्क हो गया था। वह अब तक कुणाल से नरमी से पेश आ रहा था। वजह अगस्त था। ऊपर से उसने खुद कुणाल को छोटे भाई कहा था, वरना आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी जो मृत्युंजय रनावत की आंखों में आंखें डालकर इस लहजे में बात करे। मृत्युंजय अपनी जगह से मुड़ा। उसकी मौजूदगी से कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो। उसने अपनी भारी और डार्क आवाज़ में कहा, कुणाल, शायद तुम भूल रहे हो कि नैना अभी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बंधी है, और जब तक वह इस रिश्ते में है वह पूरी तरह से मेरी है, सिर्फ मेरी। उसका हर पल, उसकी हर सांस पर सिर्फ मेरा हक है। मृत्युंजय एक कदम और करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। अगर 1 साल इंतजार कर सकते हो तो करो, वरना तुम्हारी जल्दबाजी से इस मृत्युंजय रनावत को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, तुम पार्टी में आना चाहो तो आ सकते हो, पर इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। मृत्युंजय ने कुणाल की आंखों में सीधे देखते हुए चेतावनी दी, एक बात और, ना तो उससे कभी अकेले मिलने की कोशिश करना और ना ही उसे मजबूर करना, वरना मृत्युंजय रनावत अपनी दी हुई जुबान से पलटना भी अच्छी तरह जानता है। अगर मैंने अपना हाथ खींचा तो तुम नैना की परछाई तक नहीं देख पाओगे। उसका गुस्सा देखकर कुणाल भी सकपका गया था। वहीं पास खड़ा अगस्त मृत्युंजय के इस रूप को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, तुम भले ही जुबान से इकरार ना करो एमजे, लेकिन जब नैना की बात आती है तो साफ दिखता है कि यह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तुम्हारे दिल में उसके लिए सिर्फ फीलिंग्स ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी है। मृत्युंजय गहरी सांस लिया, मुड़ा और दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए, लेकिन वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा वह अचानक ठिठक गया। वह धीरे से पलटा। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चुनौती थी, और वह कुणाल से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कुणाल कि तुम्हें यह डर तो नहीं सता रहा है कि जिस मोहब्बत पर तुम इतना दावा कर रहे हो कहीं उसे मुझसे मोहब्बत ना हो जाए? यह सुनते ही कुणाल के चेहरे के हाव भाव पल भर में बदल गए। वह तिलमिला उठा और चिल्लाकर बोला, कभी नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मेरी नैना तुम जैसे घटिया इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती। उसने मुझे पसंद किया था क्योंकि उसे मुझ जैसा जीवन साथी चाहिए था। तुम तो एक अच्छे इंसान तक नहीं हो, एक अच्छा पति क्या ही बनोगे। कुणाल जिस अटूट विश्वास और आत्मविश्वास के साथ ये बातें कह रहा था, उससे देखकर मृत्युंजय के चेहरे पर एक दर्द और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, इंसान की पसंद बदलते देर नहीं लगती कुणाल, और कभी कभी जिसे हम मुझ जैसा समझते हैं वक्त आने पर वह मेरे जैसा निकलने लगता है। खैर, पार्टी में मिलते हैं। उसने अगस्त की ओर एक सरसरी निगाह डाली और बस इतना कहा, ऑफिस में मिलते हैं। फिर उसने अपने चेहरे पर काला चश्मा लगाया और वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी ओर रघुवंशी विला। अपने कमरे में त्रिशा थी तो दूसरे कमरे में रणविजय। दोनों के चेहरे पर एक जैसी बेचैनी और गहरा खौफ साफ झलक रहा था। मृत्युंजय का दिया हुआ अल्टीमेटम रेत की तरह हाथ से फिसला जा रहा था। एक के सामने केस को फिर से खोलने की चुनौती थी तो दूसरे के पास उस केस को लीड करने का डर। दोनों की अपनी मजबूरियां थी और दोनों ही जानते थे कि मृत्युंजय को अब और रोका नहीं जा सकता। त्रिशा के कानों में नैना की बातें गूंज रही थी, मौका रहते हमें अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए मॉम, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती।
यही सोचकर त्रिशा के चेहरे पर और भी परेशानी और बेचैनी झलक रही थी। वहीं मीरा जी कमरे में दाखिल हुई। रणविजय जी के चेहरे पर पसीना और घबराहट देखकर वो सब समझ गई। उन्होंने पास आकर धीमे स्वर में कहा, इतना परेशान होने से बेहतर है कि आप मृत्युंजय की बात मान लें। आखिर केस ही तो है, फिर से ओपन करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप नहीं करेंगे तो कोई और पुलिस अधिकारी करेगा, पर होना वही है जो मृत्युंजय चाहता है। रणविजय जी ने एक बोझिल सांस ली और अपनी पत्नी की ओर देखा। मीरा, तुम समझ नहीं रही हो। केस ओपन हो गया तो क्या हम अपने बच्चों का सामना कर पाएंगे? क्या जवाब देंगे उन्हें? क्या कहेंगे कि माही कौन थी, विराज रनावत कौन था, और ये मृत्युंजय रनावत आखिर है कौन? और अर्जुन, उसके बारे में तुम भूल गई? हमारे बच्चे हमें कभी नहीं समझेंगे। उन्हें लगेगा कि हमने नाइंसाफ़ी की है, हमने गलत का साथ दिया है। मीरा जी की आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने रणविजय जी का हाथ थामते हुए कहा, वे समझेंगे। अगर हम उन्हें सच बताएंगे तो जरूर समझेंगे। आखिर कब तक आप इस डर के साए में जिएंगे कि बच्चे हमसे दूर चले जाएंगे? सच तो एक ना एक दिन सामने आना ही है, चाहे आप लाए या कोई और। लेकिन इस बार मृत्युंजय ठान चुका है, वह लौटा ही है इस सच की राख को कुरेदने के लिए। उन्होंने आगे बढ़कर रणविजय जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तो यही कहूँगी कि इस डर का सामना कीजिए। बच्चे के मुंह में धृतराष्ट्र मत बनिए। जो इंसाफ आप पहले नहीं कर पाए वो अब कीजिए। हो सकता है कि सच जानने के बाद हमारे बच्चे हमें माफ़ कर दे। मीरा जी की बातें रणविजय जी के सीने में किसी तीर की तरह लगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। शायद उस पुराने गुनाह का बोझ अब उनके कंधों से उतर रहा था। उन्होंने खामोशी से अपनी सहमति में सिर हिला दिया। वहीं रनावत मेंशन, नैना इस समय जबरदस्त झुंझुलाहट में थी। उसका पूरा कमरा कपड़ों से अटा पड़ा था। बिस्तर से लेकर कुर्सी तक हर जगह बस साड़ियाँ ही साड़ियाँ बिखरी थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, नैना ने बेरुखी से कहा। मेघा जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। ये क्या हाल बना रखा है नैना? क्या तुम कमरे की सफाई कर रही हो? नैना एक गहरी सांस भरकर बिस्तर के एक खाली कोने पर बैठ गई और चिढ़ते हुए बोली, नहीं भाभी, दरअसल मैं यह सोचकर पागल हो रही हूँ कि कल की पार्टी में आखिर पहनूं क्या। मेरे पास बस ये भारी भरकम साड़ियाँ ही है जो बिल्कुल भी पार्टी वियर या मॉडर्न नहीं लगती। मैं कुछ वेस्टर्न पहनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास एक भी वैसा ड्रेस नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। नैना की मासूमियत और परेशानी देखकर मेघा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। बस इतनी सी बात पगली, तुम क्यों भूल रही हो कि तुम मिस्टर मृत्युंजय रनावत की पत्नी हो? वह इंसान चाहे तो पूरा भोपाल खरीद सकता है और तुम एक वेस्टर्न ड्रेस के लिए परेशान हो रही हो। जाओ शॉपिंग पर चली जाओ, कल पार्टी है, आज तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है। मेघा की बातें सुनते ही नैना अचानक खामोश हो गई। वो ऐसे कैसे अकेले शॉपिंग पर जा सकती थी? अब मेघा ने उसे चुप देखकर टोकते हुए कहा, अब किस सोच में पड़ गई? अगर अकेले नहीं जाना तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बढ़िया शॉपिंग करवा दूंगी। नैना ने बात संभालते हुए कहा, नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, मैं इन्हीं में से कोई साड़ी देख लेती हूँ, वही पहन लूँगी। मेघा ने हार नहीं मानी और बोली, ठीक है, अगर मेरे साथ नहीं चलना तो कम से कम एमजे से तो कह सकती हो, आखिर वो तुम्हारा पति है, इतना तो वो कर ही सकता है। अभी फ़ोन मिलाओ और कहो कि वो तुम्हें शॉपिंग पर ले जाए। यह सुनते ही नैना को जैसे हिचकी आने लगी। वह घबराकर बोली, नहीं भाभी, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। नैना के दिल में एक अलग ही तूफान चल रहा था। मैं उनसे बात ही नहीं कर रही हूँ तो फ़ोन पर कैसे बोलूँगी? हे भगवान, मैं अपनी जीत और अपनी खामोशी को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती। चाहे जो भी हो जाए, मैं मिस्टर रनावत के सामने नहीं झुकूंगी। मेघा ने जब नैना को सोच में डूबा देखा तो फिर से पूछी, अब क्या हुआ नैना? अब किस सोच में पड़ गई? नैना ने एक लंबी सांस ली और मायूसी से कहा, भाभी, शॉपिंग के लिए फ़ोन तो तब करूँ ना जब मेरे पास फ़ोन हो। मिस्टर रनावत ने मुझे अब तक एक फ़ोन तक नहीं दिलवाया। यह सुनते ही मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हक्की बक्की होकर बोली, क्या सच में तुम्हारे पास अपना फ़ोन नहीं है? हमने कभी गौर नहीं किया, पर आज के दौर में तुम्हारे पास फ़ोन ना होना वाकई बहुत ताजुब की बात है। यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं आज ही एमजे से बात करती हूँ कि वह तुम्हें तुरंत एक नया फ़ोन दिलवाए। नैना ने तुरंत मेघा का हाथ थाम लिया और बड़ी मासूमियत से बोली, फ़ोन तो आ ही जाएगा भाभी,
पर इस वक्त सबसे ज़रूरी है शॉपिंग पर जाना। एक काम कीजिए ना, आप उनसे बात कीजिए। मिस्टर रनावत आपकी बात बहुत मानते हैं। अगर आप कहेंगी तो वो पक्का मुझे शॉपिंग पर ले जाएंगे। मेघा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। माना कि वो मेरी इज्जत करता है, पर वो बहुत जिद्दी है, मेरी बात में नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, अगर माँ कहेंगी तो वो टाल नहीं पाएगा। मैं अभी जाकर माँ से कहती हूँ कि वो एमजे को फ़ोन करे। यह सुनते ही नैना के चेहरे पर एक शरारत भरी जिद की चमक आ गई। वो मन ही मन चहक उठी। वाह नैना, क्या आइडिया है, अब मजा आएगा। मेरी खामोशी भी बरकरार रहेगी और मिस्टर रनावत को मजबूरी में मुझे शॉपिंग पर ले जाना ही होगा। उनका वह गुस्सा वाला चेहरा और मेरी ये चुप्पी, इस शॉपिंग ट्रिप पर तो बड़ा मजा आने वाला है। वहीं एक कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन रास्ता वह नहीं था जो ऑफिस की तरफ जाता हो। अगस्त के चेहरे पर सवालों का तूफान था। वह बार बार मृत्युंजय को देख रहा था, जो बड़े शांत भाव से अपना मोबाइल चला रहा था। बिना अगस्त की ओर देखे मृत्युंजय ने ठंडी आवाज में पूछा, पूछ ले, जो कुछ भी सोच रहा है वे सारे सवाल बाहर निकाल दे, वरना तेरा दिमाग फट जाएगा। अगस्त ने तड़प कर कहा, एमजे, यह सब क्या था? तुमने कुणाल को पार्टी में आने के लिए क्यों कहा? तुम सच जानते हो, तुम जानते हो कि नैना तुम्हारे लिए क्या है, फिर भी तुम उसे झूठी उम्मीद क्यों दे रहे हो? यह ठीक नहीं है। मृत्युंजय ने मोबाइल जेब में रखा और बाहर देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं उसे उम्मीद दे रहा हूँ? मैंने वही कहा जो सच है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही नैना इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएगी। उसके बाद उसकी मर्जी, उसे जहाँ जाना होगा जाएगी। मैंने ये कब कहा कि कुणाल उम्मीद रखे? उम्मीद या ना उम्मीद पालना उसका काम है, मेरा नहीं। अगस्त ने झुंझुलाकर बोला, एमजे बस कर यार, ये झूठ किसी और से बोलना। मैं तुझे 20 सालों से जानता हूँ। एक पल, एक सेकेंड के लिए भी तूने भाभी को अपने दिल से अलग नहीं किया। देखा हूँ तुझे उनकी याद में जलते हुए। अब ये मत कहना कि नफरत था। समझता हूँ नफरत और प्यार में डिफरेंस। मैं जानता हूँ 1 साल हो या 100 साल, ये कभी नहीं होने वाला है। इसलिए अपनी ये दिमागी चालें मेरे सामने बंद कर। अगस्त के चुभते हुए सवालों का जवाब में मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक लंबी सांस ली, अपनी सीट को पीछे की ओर झुकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे बाहर चल रहे तूफान से उसे कोई लेना देना ना हो। अगस्त उसे देख रहा था। उसने दोबारा कहा, देख एमजे, तू आंखें बंद करके सच से भाग नहीं सकता। तू मेरे सवाल का जवाब दे या ना दे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू इतनी आसानी से अपनी नैना को छोड़ने वाला नहीं है। तू मान क्यों नहीं लेता है यार कि तुझे उससे आज भी और हमेशा से मोहब्बत है? मृत्युंजय ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने बिना हिले डुले बेहद शांत आवाज में कहा, जब डेस्टिनेशन आ जाए तो मुझे जगा देना, फिलहाल मुझे नींद आ रही है। अगस्त ने झुंझुलाकर अपना सिर झटक दिया और गुस्से में सामने सड़क की ओर देखने लगा। वह जानता था कि मृत्युंजय की यह नींद महज एक बहाना है, सवालों से बचने का रास्ता। जब वो जवाब नहीं देना चाहता तो दुनिया की कोई ताकत उसके मुंह से सच नहीं उगलवा सकती थी। कार की रफ्तार तेज थी, पर उस बंद केबिन के अंदर सन्नाटा उससे भी कहीं ज्यादा भारी था। अगस्त मन ही मन कह रहा था, मैं भी देखता हूँ आखिर कब तक तू अपनी भावनाओं को पत्थर के नीचे दबा कर रखेगा। कुछ देर बाद उनकी कार एक वीरान और जर्जर सी बिल्डिंग के सामने रुक गई। अगस्त ने कार का दरवाजा खोला और भारी आवाज में बोला, आ गया तेरा डेस्टिनेशन। मृत्युंजय ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। उसने अपनी आंखें खोली, जिनमें अब नींद नहीं बल्कि धधकती हुई आग थी। वह कार से उतरा और बिना कुछ कहे उस खंडहर जैसी इमारत के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही 2 लोगों की बेदर्द चीखें गूंज रही थी, जो दीवारों से टकराकर और भी खौफनाक लग रही थी। मृत्युंजय ने अपनी गर्दन को एक तरफ टेढ़ा किया और हाथ की उंगली से कान को हल्का सा सहलाया, जैसे उन चीखों की आवाज़ उसे परेशान कर रही हो। वह बड़े इत्मीनान से चलकर सामने रखी एक पुरानी लोहे की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसके ठीक सामने वही 2 शूटर्स बंधे हुए थे, जिन्होंने उज्जैन में उस पर गोली चलाई थी। उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, चेहरे पर खून और आंखों में मौत का खौफ। मृत्युंजय ने अपने आदमियों की तरफ एक ठंडा इशारा किया और कहा, काफ़ी है, अब पीछे हटो। जैसे ही उसके आदमी हटे, मृत्युंजय ने एक पैर पर दूसरा पैर रखा और शान से बैठ गया। उसने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा और फिर उन शूटरों की आंखों में आंखें डालकर बर्फीली आवाज में बोला, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, बको जितना बकना है और जो कुछ भी जानते हो सब उगल दो, वरना अगले पल तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं बचेगा। पूरे कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे केवल उन शूटरों की कांपती हुई सांसें ही तोड़ पा रही थी। वे जानते थे कि उनके सामने साक्षात यमराज बैठा हुआ है।
एक शूटर ने अपनी कांपती और लड़खड़ाती आवाज़ में गिड़गिड़ाते हुए बोला, हमें हमें छोड़ दो सर, हम तो सिर्फ शूटर हैं। हमें जो हुक्म दिया गया था हमने बस पैसे के लिए वो काम किया। पृथ्वी रघुवंशी ने हमें। मृत्युंजय ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। दुश्मन का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, निशाना पूछ रहा हूँ। अब सच बताओ, तुम दोनों का असली निशाना कौन था, मैं या मेरी पत्नी? यह सवाल सुनते ही शूटर्स के गले सूख गए। वहीं अगस्त्य हैरान रह गया। उसने धीरे से मृत्युंजय के करीब जाकर पूछा, एमजे, शूटर्स का निशाना तो भाभी ही थी, फिर तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मृत्युंजय का चेहरा इस वक्त खतरनाक रूप से लाल हो चुका था। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। उसने अगस्त्य को कोई जवाब नहीं दिया, बस शूटरों को घूरता रहा। मृत्युंजय का यह रूप देखकर एक शूटर दहशत में आकर चिल्ला उठा, नहीं सर, निशाना आप थे, हमें आपको खत्म करने का हुक्म मिला था। अगस्त के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन मृत्युंजय के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई, जैसे वह यह सच पहले से जानता हो। शूटर ने आगे बताया, पृथ्वी रघुवंशी ने हमें पहले आपकी पत्नी नैना, नाम मत लो। मृत्युंजय की आवाज़ पूरे गोदाम में बिजली की तरह करकी, अपनी इन गंदी जुबान से मेरी वाइफ का नाम मत लो। दोबारा उसे नैना कहने की हिम्मत मत करना, वरना। शूटर डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बोले, माफ़ कर दीजिए सर, आपकी मैडम पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया था। हमने उन पर निशाना साधा भी था, लेकिन आखिरी वक्त पर हमें ऑर्डर मिला कि निशाना बदल दो। निशाना आपकी मैडम नहीं बल्कि आप थे। मृत्युंजय ने अपनी बर्फीली नज़रों से शूटर को घूरते हुए पूछा, किसने कहा था आखिरी वक्त पर निशाना बदलने के लिए? क्या वो पृथ्वी रघुवंशी ही था? नहीं सर, शूटर ने बदहवास होकर सिर हिलाया। पृथ्वी रघुवंशी का निशाना तो साफ तौर पर आपकी मैडम ही थी। उन्होंने तो हमें मैडम को ही खत्म करने का सख्त ऑर्डर दिया था, लेकिन आखिरी मौके पर हमें एक अनजान शख्स का फ़ोन आया। हम उसे नहीं जानते, पर उसने हमसे वादा किया कि वह हमें पृथ्वी रघुवंशी से भी दोगुना पैसा देगा। उसकी बस एक ही शर्त थी कि निशाना आप होना चाहिए और गोली बिल्कुल सटीक जगह लगनी चाहिए ताकि आपके बचने की कोई उम्मीद न रहे। यह सुनते ही मृत्युंजय के चेहरे पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उस मुस्कान के पीछे सुकून था या खौफनाक कुछ और, यह वहाँ मौजूद कोई नहीं समझ पाया। अगस्त बस सन खरा उसे देखता रहा। मृत्युंजय ने अपने बॉडीगार्ड्स की ओर एक ठंडा इशारा किया और बोला, इन्हें ले जाओ यहाँ से। शूटर गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, अपनी जान की भीख मांगते रहे, पर मृत्युंजय पर उनकी आवाज़ का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। वह अपनी कुर्सी से उठा और शांत कदमों से बिल्डिंग से बाहर खुली हवा में आ गया। अगस्त पीछे पीछे भागा और घबराहट में पूछा, एमजे, यह सब क्या है? अब यह नया दुश्मन कौन पैदा हो गया जो पृथ्वी रघुवंशी से भी ज़्यादा खतरनाक खेल खेल रहा है? मृत्युंजय ने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, दुश्मन नया नहीं अगस्त, दुश्मन बहुत पुराना है। यह वही है जिसकी तलाश मुझे 20 सालों से थी। यानी अब उसे डर लगने लगा है कि मृत्युंजय रनावत उसके गले तक पहुंचने वाला है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और आंखों में अंगारे भरकर कहा, वो जहाँ भी छुपा है ना अगस्त, उसकी गर्दन मरोड़कर उसे बाहर निकालूंगा और फिर उसे अपनी इन हाथों से मौत की सजा दूंगा। गोदाम के बाहर सन्नाटा पसर गया था, जिसे अचानक मृत्युंजय के मोबाइल की रिंगटोन ने तोड़ दी। उसने स्क्रीन पर देखा तो चाची माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। मृत्युंजय ने एक गहरी और लंबी सांस ली, अपने भीतर के गुस्से को शांत किया और फोन कान से लगाया। कहाँ हो मृत्युंजय? उधर से गौरी जी की आवाज़ में चिंता और थोड़ी सख्ती थी। डॉक्टर्स ने तुम्हें इस हालत में बाहर जाने से मना किया था ना, फिर क्यों निकले बेटा? ऐसा भी क्या ज़रूरी काम थी कि तुम अपनी सेहत भूल गए? मृत्युंजय ने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, चाची मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, बहुत ज़रूरी काम था इसलिए आना पड़ा। आप बताइए, कुछ काम था क्या? बहुत ज़रूरी काम है मृत्युंजय, लेकिन वो फ़ोन पर नहीं हो सकता। गौरी जी ने शांत लहजे में कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त सारा काम छोड़कर सीधे मेंशन आना होगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मृत्युंजय कुछ बोल पाता उससे पहले ही गौरी जी ने फ़ोन काट दिया। सन्नाटा फिर से लौट आया। कुछ देर बाद मृत्युंजय जैसे ही तेज कदमों से मेंशन के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि हॉल में सुलक्षणा जी, गौरी जी और मेघा गंभीर मुद्रा में बैठी हैं। माहौल को देखकर उसे लगा कि शायद कोई बड़ी बात हो गई है। मृत्युंजय ने भारी और थकी हुई आवाज़ में पूछा, क्या हुआ चाची? आपने इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना?
सुलक्षणा जी ने उसे टोकते हुए कहा, जब हमने साफ मना किया था कि तुम इस हालत में ऑफिस नहीं जाओगे तो फिर क्यों गए? तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल नहीं? दादी, आप जानती हैं कि कुछ जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा, मृत्युंजय ने संक्षेप में जवाब दिया। अब आप लोग बताएंगे भी कि मुझे इतनी अर्जेंट में यहाँ क्यों बुलाया गया है? गौरी जी ने अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, बेटा मृत्युंजय, तुम नैना को लेकर शॉपिंग पर चले जाओ। कल पार्टी है और उसके पास पहनने के लिए कोई ढंग का ड्रेस नहीं है। वो हमारे साथ जाने को रेडी नहीं है, पर अगर तुम लेकर जाओगे तो शायद वह चली जाए। मृत्युंजय सन्न रह गया था। उसे अपनी ही बात पर यकीन नहीं आया। वह इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर यहाँ आया था और उसकी चाची उसे शॉपिंग पर जाने के लिए कह रही थी। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। गौरी जी उसकी आंखों में आते गुस्से को भाप रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मृत्युंजय को ये सब फालतू काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेघा भी पास खड़ी अपने हाथ मल रही थी। गौरी जी ने उसे इशारे से कुछ बोलने को कहा, पर मेघा ने डर के मारे साफ मना कर दिया। तभी सुलक्षणा जी ने सख्ती से कहा, इतना सोच क्या रहे हो बेटा? पत्नी है तुम्हारी, अब तुम उसे शॉपिंग पर नहीं ले जाओगे तो कौन ले जाएगा? मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और अपने उबलते हुए गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू किया। उसने रूखे स्वर में कहा, दादी, शॉपिंग के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं घर पर दुनिया भर के डिजाइनर और कपड़े मंगवा लेता हूँ। वो जो चाहे चुन ले, लेकिन प्लीज़ दोबारा मुझे इतनी मामूली काम के लिए घर मत बुलाइएगा। आप लोगों को आखिर हो क्या गया है? इतने मामूली काम के लिए आप लोग? मृत्युंजय का सच में सिर फटा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतने हल्के में कोई कैसे ले सकता है। उसने बिना कुछ कहे अपना रुख मोड़ा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि गौरी जी की भराई हुई आवाज़ गूंजी, ठीक है, हमारी बातों की अब तुम्हारे सामने कोई कीमत नहीं रह गई है ना? तुम्हें तो वही करना है जो तुम्हारी मर्जी है। हम तो तुमसे अब कुछ कह भी नहीं सकते। गौरी जी ने अपना सबसे अचूक हथियार निकाल दिया था, इमोशनल ब्लैकमेल। मृत्युंजय के कदम वहीं ठिठक गए। उसने पलटकर अजीब नज़रों से अपनी चाची को देखा। गौरी जी की आंखों में आंसू छलकने को बेताब थे। वह सिसकते हुए बोली, क्या अब हम अपना हक भी तुम पर नहीं जता सकते? क्या उस हक से तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते? मैंने उस बच्ची से वादा कर दिया था कि तुम उसे शॉपिंग पर ले जाओगे। अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? यही न कि मेरा बेटा मेरी एक बात नहीं मानता। जाओ, अब हम तुमसे कुछ कहेंगे ही नहीं। मृत्युंजय का रोम रोम जल रहा था। वह अपनी उलझन और गुस्से को पीकर खामोश खड़ा था। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर वह अपने परिवार, खासकर अपनी चाची और दादी की बेइज्जती कभी नहीं कर सकता था। उसने एक गहरी और हारी हुई सांस ली। आप चाहती हैं कि मैं उसे शॉपिंग पर ले जाऊं? अभी कुछ देर पहले तो आप सबने मुझे ऑफिस जाने से मना किया था क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं है, और अब आप खुद मुझे शॉपिंग पर भेज रही हैं। क्या वाकई? हाँ हाँ, सुलक्षणा जी बीच में तड़प कर बोली, हम नहीं कहते। अगर तुम आज ऑफिस नहीं गए होते, जब तुम ऑफिस जाकर काम कर सकते हो, तो उस लड़की को शॉपिंग पर ले जाने में क्या दिक्कत है? और वहाँ जाकर तुम्हें कौन सा हथियार चलाने हैं? बस बैठे रहना, वह अपनी शॉपिंग करके आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं ले जाना है तो बहाने मत बनाओ। मृत्युंजय उनका तर्क सुनकर सन्न रह गया था। वहीं गौरी जी ने अपनी बात का आखिरी वार किया, छोड़ दीजिए माँ, वैसे भी उसकी नज़र में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? वह रघुवंशी लड़की यही सोचेगी ना कि इन रनावतों के घर में बड़ों की कोई कद्र नहीं है, उनका बेटा ही उनकी बात नहीं सुनता। उसे तो हमें नीचा दिखाने का एक और मौका मिल जाएगा। मृत्युंजय अच्छी तरह से समझ रहा था कि उसकी चाची और दादी मिलकर उसे चारों तरफ से घेर चुकी है। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी और रुखी आवाज़ में कहा, ठीक है, ये इमोशनल ब्लैकमेल करना मुझे बंद कीजिए। मैं पार्किंग एरिया में वेट कर रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट है उसके पास। अगर 5 मिनट के अंदर वो नीचे नहीं आई तो मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल जाऊँगा। फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। वही नैना ऊपर रेलिंग के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही मृत्युंजय ने हाँ कहा, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खिल उठी। वह तो पहले से तैयार थी, क्योंकि गौरी जी ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह मृत्युंजय को मना लेंगी। वह फुर्ती से सीढ़ियों से नीचे उतरी। गौरी जी ने उसे पास बुलाकर प्यार से कहा, जाओ बेटा, अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करना, और हाँ, अपने लिए कोई ऐसी वेस्टर्न ड्रेस लेना जो भी तुम्हें देखे देखता ही रह जाए, खासकर तुम्हारा पति। गौरी जी की बात सुनकर नैना का चेहरा गुलाबी हो गया और वह शर्म से सिमट गई। वहीं गौरी जी हंसकर बोली, अब शर्माना बंद करो।
अगर 5 मिनट के अंदर नहीं पहुंची तो वो सच में गाड़ी लेकर निकल जाएगा। नैना ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और बाहर पार्किंग की तरफ भाग खड़ी हुई। वहीं दूसरी ओर हॉल के कोने में खड़ी मोना ये सब देख रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और मुट्ठियां भिजी हुई थी। वह खुद से फुसफुसाते हुए बोली, अब तो पूरे परिवार ने इसे अपना लिया है, तभी तो सब चाहते कि इन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़े। मोना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, वही मृत्युंजय जो काम के अलावा किसी और चीज़ के लिए अपना एक सेकेंड भी नहीं निकालता था, आज उस लड़की के लिए शॉपिंग पर जा रहा है। कितनी अजीब बात है। उसके 20 सालों का इंतज़ार उसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकले। एमजे, इन 20 सालों में मैंने कितनी बार तुम्हारे साथ वक्त बिताने की कोशिश की, पर तुमने हर बार मुझे ना कह दिया। डैडी ने तुमसे शादी करने का वादा तो ले लिया है, पर क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच में कोई जगह नहीं है? मोना ने सिसकते हुए दीवार पर हाथ मारा। क्यों हमारे 20 साल के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं? और कल की आई इस लड़की के लिए इतना प्यार कि आज तुम उसे शॉपिंग पर ले जा रहे हो। क्या कमी है मुझ में जो तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते? मोना का दिल भारी हो गया था और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर तैर रहे थे। वहीं नैना फुर्ती से आई और पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। मृत्युंजय ने अपनी लाल आंखों से उसे एक तीखी नज़र से घूरा, जैसे वह उसे वही भस्म कर देगा। लेकिन नैना भी कम नहीं थी। उसने अपने तेवर दिखाए और बड़े स्टाइल से चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। मृत्युंजय ने गुस्से में कार स्टार्ट की और झटके से आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते केबिन के अंदर सन्नाटा पसरा था, पर वह सन्नाटा चीख चीख कर उनके बीच की टेंशन बयान कर रहा था। नैना मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे मृत्युंजय का यह झल्लाया हुआ चेहरा देखकर सुकून मिल रहा था। उसने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा ही ना हो। मृत्युंजय ने साइड मिरर से नैना की मुस्कान देखी और मन ही मन बुदबुदाया, हंस लो स्वीटहार्ट, अभी हंस लो। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ चाची के दबाव में तुम्हें यहाँ लाया हूँ? नहीं, मुझे तो तुम्हारी यह खामोशी की कसम तोड़नी है। आज मेरे बिछाए हुए जाल में तुम खुद ब खुद अपनी आवाज़ दोगी। यह सोचते ही मृत्युंजय के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी। वहीं दूसरी ओर अगस्त गाड़ी ड्राइव करते हुए उस इलाके से गुजर रहा था जहां रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान मिलता था। चारों तरफ सब्जी मंडी की भीड़ और शोर था, लेकिन अगस्त की नज़रें अचानक एक जगह ठहर गई। सामने अदिति खड़ी थी जो बड़ी सादगी से सब्जियां चुन रही थी। अदिति को देखते ही अगस्त ने झटके से अपनी कार रोक दी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान खिल गई, पर अगले ही पल उसकी आंखों के कोनों में नमी तैरने लगी। उसने कहाँ सोचा था कि वो अदिति के साथ दिन रात बातें करेगा, अपने प्यार के सपने बुनेगा, और कहाँ इन दिनों वह मौत और साजिश के खेल में ऐसा उलझा कि उसे अपने दिल का हाल बताने का मौका ही नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर अदिति सब्जियां तो खरीद रही थी, पर उसका पूरा ध्यान नैना पर था। नैना ने उसे आराम से आने को कहा था, लेकिन अदिति का मन नहीं माना और वह उसी दिन भोपाल की गाड़ी पकड़कर यहाँ चली आई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, जल्दी से सब्जियां ले लेती हूँ, माँ के लिए खाना बनाकर सीधे रघुवंशी विला जाऊँगी। नैना भी बहुत परेशान थी। फिर मिलकर कोई प्लान बनाएंगे कि नैना से कैसे मिला जाए। तभी अदिति को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, एक जानी पहचानी खुशबू और वही पुरानी धड़कन। उसने जैसे ही पलटकर देखा, सामने अगस्त खड़ा था। उसे देख अदिति एक पल के लिए हैरान रह गई। उसकी आंखों में भी अपनेपन की नमी उतरने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि अगस्त ने इन पिछले दिनों में एक बार भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। उसका दिल शिकायतों से भर उठा। उसने गुस्से में अपनी आंखों की नमी को झपकाकर साफ किया और नाराज़गी में अपना चेहरा फेर लिया। वह उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए फिर से दुकानदार से सब्जियां लेने लगी, जैसे कि वह वहां खड़ा ही ना हो। अगस्त खामोशी से उसे ही देख रहा था। वह उसके चेहरे के बदलते भावों को पढ़ रहा था और जानता था कि उसके मन में शिकायतों का पहाड़ खड़ा है। अदिति ने सब्जियां चुनी और जैसे ही पैसे देने के लिए अपना बटुआ खोला, उससे पहले ही अगस्त ने हाथ बढ़ाकर दुकानदार को पैसे थमा दिए। यह देखकर अदिति का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में अपनी सब्जियों का थैला वापस ठेले पर पटक दिया। दुकानदार हकबका गया और बोला, अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? सब्जियां तो ले लीजिए। अदिति ने तेज नज़रों से अगस्त को देखा और दुकानदार से कड़क आवाज़ में बोली, जिसने आपसे ये सब्जियां खरीदी है उसे ही दीजिए। जब मैंने आपको पैसे दिए ही नहीं तो ये मेरी कैसे हुई? बेचारा सब्जी वाला समझ गया कि मामला मियाँ बीवी या प्रेमियों की लड़ाई का है। वह हाथ जोड़कर बोला, सॉरी मैडम,
आप बेकार में नाराज़ हो रही हैं। आप सब्जियां ले लीजिए और अपने इन भाई साहब को पैसे दे दीजिएगा। अदिति की आंखों में जैसे चिंगारियां फूट पड़ी। वो और भी चिढ़कर बोली, जब सब्जियां मैंने आपसे खरीदी है तो मैं इन भाई साहब को पैसे क्यों दूं? मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। सब्जी वाले को लगा कि उसका सिर चकरा जाएगा। वो हार मानकर बोला, ठीक है मैडम, आप मुझे ही पैसे दे दीजिए, बस झगड़ा खत्म कीजिए। अदिति ने झटके से अपने पैसे दुकानदार को दिए, अपना थैला उठाया और अगस्त को एक जहरीली नज़रों से घूरते हुए आगे बढ़ गई। वहीं अगस्त ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। उसने दुकानदार से कहा, आपको मुझे पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, रख लीजिए, बस दुआ कीजिए कि अगली बार ऐसी नौबत ना आए। इतना कहकर अगस्त तेज कदमों से उसके पीछे चल दिया। जैसे ही अदिति को एहसास हुआ कि वह उसके पीछे आ रहा है, वह एक पल के लिए रुकी और बिजली की तेजी से पीछे घूमी। उसने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा, मिस्टर अगस्त, क्या आप मुझे स्टॉप कर रहे हैं? आपको पता है ना कि इस जुर्म में आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अगस्त ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खालीपन था। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मेरा पीछा करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अदिति प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। अदिति ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। अपनी इन मीठी मीठी और चिकनी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। अदिति इतनी बेवकूफ़ नहीं कि दोबारा तुम्हारे जाल में फंस जाए। उसने एक गहरी सांस ली। अच्छा हुआ कि मैं वक्त रहते संभल गई, वरना तुमने तो बहुत तगड़ा जाल बुना था। अपनी बातों से मेरी मासूम माँ को तो तुमने फंसा ही लिया, पर अब मैं पूरी तरह सचेत हूँ। अगस्त खामोश खड़ा बस उसके चेहरे को देख रहा था। वो साफ देख पा रहा था कि अदिति कितनी मुश्किल से अपने छलकते हुए आंसुओं को रोक रही है। अदिति ने दांत पीसते हुए आगे कहा, क्या कहा था तुमने? बहुत सारी बातें करेंगे, प्यार बढ़ाएंगे। बातें तो छोड़ो, तुमने एक कॉल तक करना जरूरी नहीं समझा। और मेरी माँ, वह तो सपनों की दुनिया में रहने लगी थी। उन्होंने हमारे रिश्तेदारों और सगे संबंधियों तक को कह दिया था कि मेरी शादी तुमसे तय हो गई है। मैंने उन्हें बहुत मना किया, पर उन्हें तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन था। अदिति का आवाज़ अब कांपने लगी थी। लेकिन जब इतने दिनों तक तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो मेरी माँ की आंखें नम रहने लगी। उनका वो अटूट विश्वास डगमगा गया। मुझे उन्हें उस हाल में देखकर इतना बुरा लगा कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतनी तकलीफ़ तब भी नहीं हुई थी जब मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। उसने अपने आंसू पोंछे और अंतिम फैसला सुनाते हुए बोली, अब सब खत्म हो चुका है मिस्टर अगस्त, तो प्लीज़ मेरा पीछा करने की हिम्मत मत करना। और ये तो सोचना भी मत कि अब मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता कभी बन सकता है। अदिति गंभीर सांस ली और मुड़कर जाने लगी। अगस्त से और रहा नहीं गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी और एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लिया। अदिति कुछ समझ पाती या विरोध कर पाती, उससे पहले ही वह अगस्त की मजबूत बाहों में कैद हो चुकी थी। उसके हाथ में पकड़ा सब्जियों का थैला जमीन पर गिर गया, पर उसका ध्यान अब उस पर नहीं था। अगस्त ने उसे इतनी शिद्दत और मजबूती से थाम रखा था जैसे वह उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। वह जानता था कि इस वक्त अदिति गुस्से में नहीं बल्कि गहरे दर्द में है और उसे किसी दलील की नहीं बल्कि एक सहारे की ज़रूरत है। अदिति जो अब तक पत्थर बनी खड़ी थी, अगस्त के दिल की तेज धड़कनों को सुनकर टूट गई। वह चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई और उसके सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। उसके सारे हफ्तों का डर, रातों की बेचैनी और वह कड़वा एहसास आंसुओं के जरिए बहने लगा। वह इन दिनों खुद से ही लड़ रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका चुनाव गलत तो नहीं, कहीं अगस्त भी उसे छोड़कर जाने वालों में से तो नहीं। सड़क पर आते जाते लोगों की नज़रें उन दोनों पर टिक गई थी। कुछ लोग रुककर देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन अगस्त को इसकी रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। वहीं अदिति को तो जैसे होश ही नहीं था कि वो अभी कहाँ है। उसके लिए इस वक्त अगस्त की बाहों में ही पूरी दुनिया थी। अगस्त ने अपनी ठोरी उसके सिर पर टिकाई और बहुत ही धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, आई एम सॉरी अदिति, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बस एक बार रो लो, अपना सारा गुबार निकाल दो, फिर हम आराम से बातें करेंगे। सब्जी मंडी के उस शोर के बीच उन दोनों के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। वहीं कुछ ही देर में मृत्युंजय की कार एक आलीशान शॉपिंग मॉल के सामने रुकी। दोनों बाहर निकले और जैसे ही नैना ने मॉल के अंदर कदम रखा, उसके होश उड़ गए। पूरा मॉल खाली पड़ा था। वहाँ शॉपकीपर्स और स्टाफ के अलावा एक भी ग्राहक नहीं था।
सन्नाटा इतना गहरा था कि नैना के सैंडलों की आवाज़ भी गूंज रही थी। उसने मुड़कर हैरान परेशान नज़रों से मृत्युंजय को देखा। वह कुछ बोली नहीं, पर उसकी आंखों में साफ सवाल था। यह क्या है मिस्टर रनावत? आप मुझे शॉपिंग कराने लाए हैं या इस खाली कब्रिस्तान की सैर कराने? मृत्युंजय के होठों पर एक कड़वी और बनावटी मुस्कान आई। उसने बड़े इत्मीनान से अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले और मास्क लगाए हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। नैना ने गुस्से में अपना पैर पटका और उसके पीछे पीछे चल दी। उसने मन ही मन खुद से कहा, हे भगवान, ये मृत्युंजय रनावत इतने अजीब क्यों हैं? खाली मॉल में कौन शॉपिंग करता है? न लोग है न शोर शराबा। इस इंसान को खामोशी इतनी पसंद है कि इसने पूरा मॉल ही चुप करा दिया। पर मेरी खामोशी तोड़ने के लिए ये जो जाल बुन रहा है, इसमें मैं इतनी आसानी से नहीं फंसने वाली। नैना मुंह फुलाए हुए मृत्युंजय के पीछे पीछे चलती रही। वह उसे मॉल के सबसे आलीशान सेक्शन में ले गया, जो खास तौर पर मृत्युंजय जैसे वीआईपी क्लाइंट्स के लिए खुला था। जैसे वो अंदर दाखिल हुए, सारे स्टाफ्स मृत्युंजय के सम्मान में झुक गए, पर मृत्युंजय की आंखों में किसी के लिए कोई भाव नहीं था। वो सीधे जाकर सामने रखे मखमली सोफे पर पैर रखकर बैठ गया। तभी एक सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए नैना के पास आई और बोली, मैम, आपको किस तरह की ड्रेस देखनी है? आप बस मुझे अपनी पसंद बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। मृत्युंजय की गहरी और पारखी नजरें नैना पर जमी थी। नैना मन ही मन चिढ़कर बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, खुद देख लूंगी, अब जाओ यहाँ से। पर सेल गर्ल को उसके मन की बात कहाँ सुनाई देने वाली थी। उसने फिर से पूछा, मैम प्लीज़ बताइए ना, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न या कुछ और? हम आपको लेटेस्ट कलेक्शन दिखा सकते हैं। नैना और भी ज़्यादा झुंझुला गई। वह बिना कुछ बोले वहाँ से हटकर कपड़ों के स्टैंड की तरफ बढ़ गई। वह बहुत धीमी आवाज़ में खुद से बुदबुदा रही थी, ताकि उसकी आवाज़ मृत्युंजय के कानों तक ना पहुँचे। ये क्या नया मुसीबत है? अब मैं कैसे पसंद करूँगी? मेरी पसंद तो हमेशा से काम चलाओ रही है। जब भी कपड़े लेने होते थे, या तो अदिति की पसंद चलती थी या नैरा की। अब मैं किससे पूछूंगी? उसने सोचा था कि मॉल में भीड़ होगी तो किसी लड़की को कुछ पहने देखकर या किसी से पूछकर अंदाज़ा लगा लेगी। वो अदिति और नैरा को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस वक्त उसके पास फ़ोन भी नहीं था। नैना को अपनी बेबसी पर जबरदस्त चिढ़ हो रही थी। वहीं दूसरी ओर मृत्युंजय अपने होठों पर एक विजयी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, स्वीट हार्ट, अब क्या करोगी? आखिर में थक हार कर तुम्हें मुझसे मदद मांगनी पड़ेगी। तुम पूछोगी कि यह ड्रेस कैसी है, और कसम से स्वीट हार्ट, मृत्युंजय रनावत तुम्हें इतनी आसानी से कोई ड्रेस चुनने नहीं देगा। मुझसे पंगा लेना पड़ेगा महंगा। क्या होगा कहानी में आगे? कैसी होगी मृत्युंजय और नैना की पहली शॉपिंग? इनकी शॉपिंग होने वाली है बड़ी मज़ेदार, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।